वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। लास्ट क्लास में नेशनल इनकम में हम लोगों ने डिस्कस किया था जीडीपी। जीडीपी की चर्चा हम कर रहे थे और हमने देखा था कि कैसे जीडीपी और जीवीए दोनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दोनों के कैलकुलेशन से जो फाइनल वैल्यू मुझे हमें प्राप्त होती है वो सेम है। जिसमें कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि 100 रुपीज के वीट का प्रोडक्शन होता है, फिर ये 100 रुपीज के वीट में 50 रुपीज जो है बेकरी वाले के पास चले जाता है और 50 रुपीज का जो गेहूं है वो सीधे मंडी में आता है बिकने के लिए। ठीक है, फिर इस 50 रुपीज के गेहूं से बेकरी वाला जो है 500 रुपीज के ब्रेड बनाता है। ठीक है, और फिर इस 500 रुपीज में से हमने देखा कि 200 रुपीज का जो ब्रेड है वो रेस्टोरेंट वाले ले लेते हैं और जो 300 रुपीज का ब्रेड है ये सीधे मार्केट में बिकने के लिए आता है। इस 200 रुपीज के ब्रेड से रेस्टोरेंट वाले जो है 1000 रुपीज के सैंडविच बनाते हैं और ये सैंडविच मार्केट में बिकता है। तो हमने वहीं पर देखा था कि ये जो 50 रुपीज और ये 300 रुपीज और ये 1000 रुपीज, ये सब हमने कहा था ये फाइनल गुड है और इनको जब हमने ऐड किया था तो टोटल जो है 1350 आया था। फाइनल गुड के माध्यम से, फाइनल गुड का यूज करके जब हमने देखा, वहीं पर हमने कहा कि मान लेते हैं कि किसान ने जो है 0 से स्टार्ट किया है, 0 से वो 100 पर जाता है तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ? 100 का। इसे हम मान ले रहे हैं वैल्यू एडिशन 1। 50 से 500 पे जाता है, इसे हम वैल्यू एडिशन 2 मान लेते हैं, वैल्यू एडिशन हुआ 450 का। और 200 से 1000 पे जाता है तो इसे हम वैल्यू एडिशन 3 मान लेते हैं और ये वैल्यू एडिशन हुआ ₹800 का। अब जब इसको हम सम करते हैं तो 100 550 टोटल वही निकल करके आता है 1350। तो हमने कहा था इस जो ये 1350 निकल करके आया, इसे हमने जीवीए का नाम दिया था, ग्रॉस वैल्यू एडिशन का, जीवीए का। यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूं जो कि यूपीएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। मेंस में पूछा गया है कि 2015 से पहले और 2015 के बाद, इससे पहले और इसके बाद जीडीपी की गणना में कौन से बदलाव किए गए। तो बदलाव यही किया गया कि पहले जो कैलकुलेशन होता था हमारा वो फाइनल गुड मेथड के हिसाब से होता था। अब जो हमारा कैलकुलेशन हो रहा है वो वैल्यू एडिशन के हिसाब से हो रहा है। हम देख रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और टर्सरी लेवल पे कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है। एक ऑब्वियस क्वेश्चन सबके माइंड में उठता है कि आखिर वैल्यू एडिशन क्यों? जब फाइनल गुड मेथड से और वैल्यू एडिशन वाले मेथड से दोनों से रिजल्ट सेम मिल रहा है तो फिर ये बदलाव क्यों किया गया? तो ध्यान रखिएगा, पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल गुड का ये जो मेथड है ना, फाइनल गुड का यूज करके जो हम जीडीपी निकाल रहे हैं, ये डिमांड साइड है, डिमांड साइड एस्पेक्ट्स को बताता है। ठीक है, ये जो वैल्यू एडिशन वाला मामला है ये सप्लाई साइड है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, यहां पे तो हम सीधे देख रहे हैं कि कोई भी कंज्यूमर एक फाइनल प्राइस है उसको पे करके जो है गुड्स को खरीद ले रहा है, इससे ज्यादा कोई और इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है। लेकिन जब हम वैल्यू एडिशन का कैलकुलेशन करते हैं तो एक किसान ने 0 से 100 तक पहुंचने में बहुत सारे इनपुट्स दिए होंगे, मल्टीपल इनपुट्स दिए होंगे, जैसे फर्टिलाइजर्स खरीदा होगा, लेबर्स को हायर किया होगा, सिंचाई की होगी, बुआई की होगी, नराई की होगी, बहुत सारे काम किसान ने इस लेवल पे किया होगा। ठीक वैसे ही बेकरी वाले ने जब इस गेहूं से ब्रेड बनाया होगा तो बहुत सारा इनपुट लिया होगा। कहने का अर्थ ये है कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को टैप कर पाएंगे। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ज्यादा आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम देख पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जो पॉलिसी मेकिंग है, नीतियां बनाना, वो आसान हो सकेगा ना। हम प्रोड्यूसर्स के हिसाब से, प्रोड्यूसर्स के अनुरूप ज्यादा बेटर पॉलिसी, नीतियां बना सकेंगे अगर हम फाइनल गुड वैल्यू एडिशन का
यूज करेंगे तो ये एक बड़ा फैक्टर है। यही बदलाव जो है 2015 से पहले जो था वो फाइनल गुड का था, 2015 के जो बाद था वो वैल्यू एडिशन वाला ये बदलाव है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ जीडीपी की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ जीडीपी, तो वैसे तो देखा जाए जीडीपी के कई प्रकार हैं। आप लोग सुनते होंगे ग्रीन जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, तमाम प्रकार के अन्य जीडीपी आप लोग सुनते होंगे। लेकिन हम जिन दो टाइप्स की चर्चा करने वाले हैं वो है, एक है नॉमिनल जीडीपी जिसे नाम मात्र जीडीपी कहते हैं, और दूसरा है रियल जीडीपी जिसे वास्तविक जीडीपी कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज क्यू इंटू पी। क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी, पी फॉर प्राइस। लेकिन ध्यान रखिएगा नॉमिनल रियल में जो मेन डिफरेंस है वो यही प्राइस से आता है। ये जो प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, वर्तमान बाजार मूल्य है। रियल जीडीपी में क्यू तो वही रहता है, लेकिन ये जो पी है, ये जो पी है ये कांस्टेंट प्राइस होता है, ये कांस्टेंट प्राइस है। और ये जो कांस्टेंट प्राइस है ये बेस ईयर को ध्यान में रख करके निकाला जाता है। ठीक है, किसको ध्यान में हम रख करके निकालते हैं? बेस ईयर को। और जो बेस ईयर है इस समय हमारा वो 2011-12 है। तो क्यू तो हम आज का लेते हैं रियल जीडीपी कैलकुलेशन में, लेकिन जो प्राइस लेते हैं वो बेस ईयर का प्राइस लेते हैं, जिसे कांस्टेंट प्राइस हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्यों निकालना पड़ता है रियल जीडीपी? इसलिए निकालना पड़ता है कि हमेशा ध्यान रखिए जीडीपी का जो फॉर्मूला है दैट इज क्यू इंटू पी, यही जीडीपी का फॉर्मूला है। यानी कि जीडीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड जीडीपी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। यानी क्यू के बढ़ने पर भी जीडीपी बढ़ सकता है और प्राइस के बढ़ने पर भी जीडीपी बढ़ सकता है। ठीक है, तो हमें जब ये पता करना होता है कि प्राइस का इंपैक्ट क्या पड़ा, कितनी जीडीपी है जो प्राइस की वजह से बढ़ रही है, तो हम प्राइस को पुराना वाला ले लेते हैं। तो पुराना वाला प्राइस लेते हैं, यहाँ पे नया वाला प्राइस लेते हैं जो आज का है। पुराने वाले प्राइस और नए वाले प्राइस से हमें ये पता चल जाता है। तो रियल जीडीपी में जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है ये क्या होता है? नहीं रहता। क्यों? क्योंकि प्राइस हम आज का नहीं ले रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस हम इस समय 24-25 में, हम इस प्राइस को नहीं ले रहे हैं। ये प्राइस हमने नहीं लिया है, हमने प्राइस लिया है 11-12 का। तो जाहिर सी बात हमने इन्फ्लेशन का जो भी इफेक्ट है उसे क्या किया है? समाप्त कर दिया है। इसी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी से निकलता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी समझ में आ गया? क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, पी फॉर प्राइस। यहां पे प्राइस करंट मार्केट प्राइस है और रियल जीडीपी में जो प्राइस है वो कांस्टेंट प्राइस है बेस ईयर का। ठीक है, अच्छा, बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये बेस ईयर कैसे होता है, बेस ईयर कहां से आता है? ध्यान रखिएगा बेस ईयर पिछला कोई भी सामान्य वर्ष हो सकता है। हम किसी ऐसे वर्ष को बेस ईयर नहीं बनाते हैं जिस वर्ष में जैसे कोरोना से पेंडेमिक आ गया हो, है ना, या वॉर हुआ हो, या कोई और ऐसी सूखा पड़ा हो। ऐसे किसी भी साल को बेस ईयर नहीं बनाया जाता। बेस ईयर एक सामान्य वर्ष हो सकता है, गवर्नमेंट इसे डिसाइड करती है। ध्यान दीजिए अगला जो टर्म है वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी अपस्फीतिकारी, और ये बराबर होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज में दिखाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। दिस इज योर जीडीपी डिफ्लेटर। हमेशा ध्यान रखिएगा इफ जीडीपी डिफ्लेटर is greater than 1,
then there will be a price rise. यदि जीडीपी डिफ्लेटर 1 के इक्वल है, there is no price rise. अब जाहिर सी बात है 1 से कम भी हो सकता है, लेकिन ऐसे होने की संभावना लगभग बराबर मतलब नहीं है कि रियल जीडीपी में कांस्टेंट प्राइस हम ले रहे हैं 11-12 का। अब आज का प्राइस है, जाहिर सी बात है 11-12 में जो प्राइस रहा होगा आज तो होगा नहीं, तो अव्यवहारिक हो जाएगा थोड़ा ये मानना कि 1 से कम भी आ जाएगा वैल्यू या नेगेटिव में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 1 से कम वैल्यू नहीं आएगी। तो ये है आपका जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा ध्यान रखिएगा, महंगाई को मापने की आप जब विधियां पढ़ते हैं तो उसमें 3 मेथड्स आते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है? तो सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, तीसरा होता है जीडीपी डिफ्लेटर। और ये कहा जाता है कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई के कंपैरिजन में जीडीपी डिफ्लेटर ज्यादा बेटर इन्फ्लेशन को मेजर करता है। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर ये है, ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें जीडीपी के संदर्भ में करते हैं। एक टर्म यूज होता है ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, ग्रीन जीडीपी जो होता है, हमारी जो जीडीपी होती है उसमें से पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो भी फैक्टर्स होते हैं, ऐसे इकोनॉमी, ऐसी जीडीपी जो हमने प्राप्त की है पर्यावरण को प्रभावित करके, है ना। जीडीपी ऑब्टेन्ड बाय अफेक्टिंग एनवायरमेंट। ऐसी कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने की जिससे कि पर्यावरण को प्रभावित किया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, उससे हम माइनस कर देंगे अपनी जीडीपी में से, और जो मिलेगा वही क्या कहलाएगा? हमारा ग्रीन जीडीपी कहलाएगा। वो जीडीपी जो हमने प्राप्त तो की है लेकिन उसमें हमने पर्यावरण को क्या किया है? प्रभावित किया है ना। तो लिख दें इसको, पर्यावरण को प्रभावित कर प्राप्त जीडीपी। उदाहरण के लिए बहुत आसान सी बात है, आप समझ सकते हैं, अगर हमारी जीडीपी 100 है, लेट से 100 रुपीज, इसमें से 80 रुपीज की जीडीपी वो है जो हमने पर्यावरण को प्रभावित करके, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके प्राप्त की है। तो ग्रीन जीडीपी जब आपको निकालना है तो फॉर्मूले में रख दीजिए उठा करके, आपको सीधा सीधा मिल जाएगा 100 माइनस 80। तो 20 रुपीज की जो जीडीपी है आपकी, ये कैसी है? ग्रीन जीडीपी। 20 रुपीज की जो जीडीपी है ये आपकी ग्रीन जीडीपी है। इसका मतलब ये जीडीपी ऐसी जीडीपी है जिसको हमने प्राप्त किया है बिना पर्यावरण को प्रभावित किए हुए। ठीक, अब एक टर्म और यूज होता है जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी। या संभाव्य जीडीपी से कहते हैं। संभाव्य जीडीपी पूछा भी हुआ है, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन, व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी? पोटेंशियल जीडीपी क्या है या संभाव्य जीडीपी क्या है? हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज क्यू इंटू पी। ठीक है, तो पी क्या है? प्राइस राइज। पी क्या है? प्राइस है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो प्राइस राइज है इसको कांस्टेंट कर दीजिए, या प्राइस राइज का रेट ऑफ इन्फ्लेशन कांस्टेंट कर दें। हम ये कहें जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है
इसको आप कांस्टेंट कर दें तो एक फिक्स्ड रेट से पी बढ़ रहा होगा। जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कांस्टेंट हो जाएगा, 3, 4, 5 जिस पर भी आपको कांस्टेंट करना है उसको कांस्टेंट कर दीजिए। अब बताएं कि Q को मैक्सिमम कितना बढ़ाया जा सकता है, ये मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है। इसी को हम लोग पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं ना। कांस्टेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन को बना करके हम Q को कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पोटेंशियल जीडीपी। यानी कोई भी इकोनॉमी अपनी सबसे मतलब कब ऐसा होगा कि जब जो मैक्सिमम जीडीपी है वो अचीव कर पाएगा। जाहिर सी बात है, इंप्लॉयमेंट अच्छा हो, गवर्नमेंट की प्रोग्राम एंड पॉलिसीज अच्छी हो, रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छा हो, अच्छी टेक्नोलॉजी हो, लेबर लॉज वगैरह फेवर में हो जिससे कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज किया जा सके। ये सारे काम होंगे तभी कोई देश अपनी पोटेंशियल जीडीपी को अचीव कर सकता है। इसी में एक टर्म और यूज हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जीडीपी गैप। ये आपका पोटेंशियल जीडीपी माइनस रियल जीडीपी, तो जो निकलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, जीडीपी गैप कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई। जीडीपी गैप क्या है, जीडीपी अंतराल इसे बोल सकते हैं। पोटेंशियल जीडीपी यानी वो मैक्सिमम जीडीपी जो कोई कंट्री किसी भी टाइम प्राप्त कर सकती है, प्राप्त कर नहीं पाएगी। वी ट्राई टू मैक्सिमाइज कि हम कितना ज्यादा बेहतर उस दिशा में बढ़ सकते हैं कि हम मैक्सिमम जीडीपी अचीव कर पाए, बट ऐसा हो नहीं पाएगा कि कभी हम पोटेंशियल जीडीपी को अचीव कर पाए। हम उसके पास जाने की कोशिश कर सकते हैं। रियल जीडीपी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, जीडीपी गैप कहलाएगा। दैट इज योर पोटेंशियल जीडीपी। समझ में आ रहा है सब कुछ चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई प्रॉब्लम अगर हो समझने में तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। कमेंट में आप बता देंगे तो मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास जो भी लेकर के आऊंगा उसमें डिस्कस कर दूंगा पहले, तभी आगे बढ़ूंगा। जीडीपी को अक्सर परसेंटेज में दिखाया जाता है। जैसे जीडीपी है, जीडीपी की वैल्यू अगर Q इंटू पी हम करें तो हमें जो कुछ भी मिलेगा वो रुपीज में मिलेगा ना। वट एवर विल गेट दैट इज इन रुपीज, जो भी मिलेगा वो रुपीज में होगा। बट अक्सर आपने देखा होगा कि जो जीडीपी है इसे 6% या 7%, 4% ऐसे परसेंटेज में दिखाया जाता है। जीडीपी को परसेंटेज में हम दिखा रहे होते हैं, है ना। तो जीडीपी 6% है, 7% है, 4% है, जीडीपी इन परसेंटेज में दिखाई जा रही है। ठीक है, तो क्या मतलब है, जब यहाँ पे रुपीज में हम देख रहे हैं प्रॉपर वैल्यू है कि यहाँ परसेंटेज में दिखाया जा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हमारा जो प्रोडक्शन था वो 100 रुपीज का था। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये बढ़ करके 107 का हो गया। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो जीडीपी है दैट इज 7%। इसीलिए जब भी आप देखेंगे परसेंटेज को कोट किया जाता है तो वहां पे एक टर्म यूज किया जाता है, ग्रोथ रेट, समृद्धि दर या वृद्धि दर, जो भी लिखें। ठीक है, ग्रोथ रेट वर्ड का यूज किया जाता है। यानी कि जो 7% जीडीपी है या जीडीपी नहीं है, दैट इज चेंज इन जीडीपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज चेंज इन जीडीपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज चेंज इन जीडीपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक साल का समय, एक साल में जीडीपी में क्या परिवर्तन हुआ। तो कभी भी जीडीपी को जब परसेंटेज में दिखाया जा रहा है तो आप ये समझें ग्रोथ रेट है, चेंज इन जीडीपी, एक साल में जीडीपी में कितना परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, उससे दर्शाने की कोशिश यहाँ पे परसेंटेज में दिखा करके की जा रही है। इसीलिए कभी परसेंटेज वाली बात को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, देखना चाहिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जीडीपी को डिटरमाइन करते हैं, और हर बार जीडीपी का बढ़ना अच्छा ही नहीं होता। इसीलिए ये बात कही जाती है कि जीडीपी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार कुछ अच्छा ही हो रहा है। ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई। तो अगर जीडीपी को कभी परसेंटेज में दिखाया जाए तो कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है, उसका मीनिंग ये है, ये आप समझें। ठीक, अब जीडीपी की बात कर ही रहे हैं
तो जीडीपी में आपने सुना, जैसा कि मैंने अभी तुरंत बोला कि जीडीपी का हर बार बढ़ना अच्छा ही नहीं होता। तो आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस को देख भी रहे हैं, तो आई होप कि उन्हें पता भी होगा। अगर उन्हें पता है अगर इस बारे में, तो कमेंट में मुझे बताएं, और नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो अपने इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी जीडीपी के बाद एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फिर नेशनल इनकम की बात हम लोग वहीं पर करेंगे, फिर टैक्सेस एंड सब्सिडीज का क्या रोल है उसकी बात करेंगे, फिर पर्सनल इनकम क्या है, कैसे वो नेशनल इनकम से डिफरेंट है उसकी बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक नया बदलाव जो जीवीए एट बेसिक प्राइस को लेकर के है, वो वही वाला जीवीए जो हम निकालते हैं उसको बेसिक प्राइस पर निकालते हैं। तो ये जीवीए एट बेसिक प्राइस क्या है इसकी भी चर्चा करेंगे। सेशन को आज का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।